हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। वेनसांग, मेगास्थनीज, फायान, सेल्यूकस। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 2 है, शुंग वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र ने। प्रश्न नंबर 3 है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, जयपुर में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हम्पी में। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 1858, 1859। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1857। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा। अब आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सूर्यसेन। प्रश्न नंबर 7 है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 8 है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वंदे मातरम आंदोलन। प्रश्न नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? सविनय योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है सविनय योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, मरुद्वीप ओएसिस किससे संबंधित है? हिम नदी, द्वीप, पर्वत, रेगिस्तान। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 12 है, सुंडा गर्त अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। इसका जो उत्तर है प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर में। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन, नंगा पर्वत। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गाडविन आस्टीन। प्रश्न नंबर 15 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मदुरई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह न हो क्या कहलाती है? मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बंद अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 18 है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना।
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, जहाज निर्माण। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, सचिंद्र राय, S मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 CD देशमुख। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय। प्रश्न नंबर 21, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? 42वां संशोधन, 16वां संशोधन, 44वां संशोधन, 25वां संशोधन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 42वां संशोधन। प्रश्न नंबर 22 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 11। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्ध संघीय राज्य, एक एकात्मक राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एक राज्य संघ। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 40। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न नंबर 27 है, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? प्रत्युर्जता, एलर्जी, अरक्तता, घेंघा, गाउट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गाउट। प्रश्न नंबर 28 है, पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, बफर विलयन, सुपर संतृप्त घोल। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बफर विलयन। प्रश्न नंबर 29 है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, परमाणु त्वरण में। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। प्रश्न नंबर 30 है, दो तरंगें जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है, संलग्न आसंधियों के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम उस लोग सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। यहाँ से हम लोग तरंगदैर्ध्य निकालेंगे। तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, बराबर तरंग का वेग दिया हुआ है 20 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 20 मिलीमीटर पर सेकेंड बटा और उसकी आवृत्ति दी हुई है 10 हर्ट्ज। तो तरंगदैर्ध्य आ गई 2 मिलीमीटर। पूछ रहा है कि संलग्न आसंधियों के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? तो उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी λ/2 बराबर 2/2 बराबर 1 मिलीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 30 आगे है प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या के योग से योगफल पूर्ण वर्ग होगा? तो 220 के पास जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 225, जो कि 15 का वर्ग होता है। तो 220 में जब 5 हम लोग ऐड करेंगे तो ये जाके 225 के बराबर होगा, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5। प्रश्न नंबर 32 है,
जिस संख्या का 90% यदि 54 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो संख्या का 90% बराबर 54 दिया हुआ है, तो 30% निकालना है, तो 30% हो जाएगा 54/90 गुणे 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो 30% बराबर आ गया 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, वो निकालना है। तो x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ से x कट जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23। तो आंसर आ जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1/2 माइनस 1/2 का मान कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए ये प्लस 1/2 है, ये माइनस 1/2 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये और 1/2 गुणे 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35। यदि n की पावर r माइनस टी इंटू n प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t के मान क्या होंगे। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इस पद को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर, अगर r पूर्ण वर्ग होना है तो ये स्क्वायर होगा, माइनस टी इंटू एन प्लस 1/4 है तो ये 1/2 का स्क्वायर है। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1/2। टी की वैल्यू हम लोग रख दिए हैं यहाँ पे 1, और आगे हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह एक पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग t का मान कितना रखे हैं, पहले में t का मान यहाँ हम लोग रख रहे हैं जब +1, तो एक पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। इसी तरह एक बार हम लोग -1 रख के चेक करेंगे, तो ये -1 रख के चेक करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पहले से ये, फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू n इंटू यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो t बराबर एक बार +1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे तो ये जाके पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो t का मान होगा ±1 होगा पूर्ण वर्ग होने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है सामान्य हिंदी संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 36 है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष, मध्याकर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अपकर्ष। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। प्रश्न नंबर 37 है, जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। ऋणदाता, अदाता, कर्जदाता, कर्जदार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कर्जदाता। प्रश्न नंबर 38 है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आ जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। प्रश्न नंबर 40 है, अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है। अत्य प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्यु प्लस तम, अत्युत्तम प्लस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अति प्लस उत्तम। अब आगे सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 41 है, प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स विच डिनोट्स एज साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा इज इंडेक्सेस, इंडिकेस, इंडेक्स, इंडेक्स। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम चॉइसेस गिवन। आउट वी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम्स, आट एनी false claims to be made by us, ought any false claims be made by us, ought any false claims should be made by us, ought any false claims we have to make। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ought any false claims to be made by us। डायरेक्शन 43 to 45 तक क्वेश्चंस के लिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज। Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. The Bureau of Indian Standards (BIS) does not specify any standards for domestic exhaust fans. Therefore, none of the models tested carried the ISI marks. CERS tested the exhaust fans for power leakage, insulation resistance, earthing continuity, electrical input and protection against direct current. All of them were found to conform to the safety requirements for commercial or industrial purpose. Ventilating fans set by the BIS, usually exhaust fans, are fitted with an external guard, grill or mesh. Such guards are useful to prevent accidental contact with moving parts of the fan. The tests revealed that though all the models tested conformed to the safety tests, their air delivery and electricity consumption differed widely and hence their service value also varied. Consumers should make a conscious decision depending on their need. For small spaces, an exhaust fan with high service value would be best because such a fan will give you sufficient air delivery with low energy cost. But for bigger spaces, perhaps you would not like to compromise with the air delivery of the fan, even if it adds a little more to your energy bill। तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, द इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जॉस्ट फैंस विथ हाई सर्विस वैल्यू शुड बी स्पेस ओरिएंटेड, बिल ओरिएंटेड, डिलीवरी ऑफ एयर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 44 है, कन्फर्म्स मीन्स एस्टेब्लिश द truth to authenticate, comply with safety requirements, comply with rules or standards। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 comply with safety requirements। क्वेश्चन नंबर 45 है, none of the domestic exhaust fans carried the ISI mark because ऑप्शन दिया हुआ है CERS and not ISI tested them, ISI has no standards for them, they pose no danger of power leakage, earthing continuity, electrical input etc, they are fitted with guards। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ISI हैज़ नो स्टैंडर्ड फॉर देम। अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न निर्देश 46 नंबर प्रश्न के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में क्या एक तरफ दिए गए 2 शब्दों में एक निश्चित संबंध है और कि दूसरी ओर एक शब्द दिया गया है जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है जिसका इस शब्द के साथ वही संबंध हो जो दिए गए युग्म में है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, बैंक का संबंध मुद्रा से है तो परिवहन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया हुआ है माल, सामान, सड़क, यातायात, गति। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 माल सामान से है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया गया है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो बी के बाद ए आया है, पहले ऑप्शन में बी के बाद ए आया है तो -1, ए के बाद एफ आया है तो +5 हो गया है, एफ के बाद एच आया है तो +2 हो गया है, एच के बाद टी आया है तो ये +12 हो गया है और टी के बाद यू आया है तो +1 हुआ है। तो इसमें ये इस टाइप का एक श्रृंखला बनी हुई है, क्रम लगा हुआ है। अब दूसरे ऑप्शन में हम लोग इसी तरह चेक करेंगे। ए के बाद सी आया है तो +2, सी के बाद ई आया है तो +2,
ई के बाद जी आया है तो +2, जी के बाद जे आया है तो +3 हो गया है यहाँ पे, और जे के बाद एल आया है तो ये +2 हुआ है। अगला विकल्प है ए के बाद सी आया है तो +2, सी के बाद एफ आया है तो +3, एफ के बाद जे आया है तो +4, जे के बाद ओ आया है तो ये +5, और ओ के बाद यू आया है तो ये +6। तो इसमें एक प्रकार से क्रम बन रहा है। इसके बाद अगला भी देख लेते हैं। इसमें क्रम बन रहा है ए के बाद डी +3, डी के बाद एफ +2, एफ के बाद एच तो +2, एच के बाद जे +2, और जे के बाद एल तो +2। तो किसी में कोई निरंतर क्रम नहीं बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही एक ऐसा क्रम बन रहा है जो कि एक निरंतर प्रक्रिया में हो। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस आधार पे इसमें और जो लेटर हैं बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर दिया हुआ DREQ, फिर GUST, फिर JXKW दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, डी दिया हुआ है, डी के बाद जी दिया हुआ है। अगर डी जी में संबंध देखें यहाँ पे तो ये है +3, और जी के बाद जे दिया हुआ है तो यहाँ पर भी +3 है। आर है, फिर यू दिया हुआ है, तो आर और यू में भी ये +3 हुआ है, यू और एक्स में भी +3 हुआ है। और इसी तरह ई के बाद एच है तो इसमें भी +3 है, और एच के बाद के है तो इसमें भी +3 है। इसके बाद है क्यू के बाद टी है तो इसमें भी +3, टी के बाद डब्लू है यहाँ पे तो इसमें भी +3 हुआ है। इसीलिए इसके पहले जो आएगा वो सब में भी अगर उन सब में +3 ऐड करेंगे तो DREQ आना चाहिए। तो अगर डी में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, तो पहले स्थान पे हो जाएगा ए, क्योंकि ए में जब +3 करेंगे तो ये डी हो जाएगा। इसी तरह आर में -3 करेंगे तो ये आएगा ओ, तो ओ में +3 करेंगे तो आर आ जाएगा। फिर इसी तरह बी में +3 करेंगे तो ई आ जाएगा, और एन में +3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो जो संख्या आ गई AOBN, AOBN, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 AOBN। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो इस प्रश्न को लगाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो मान लेते हैं सुरेश सिस्टर, ये सुरेश सिस्टर हुई, सुरेश की बहन राम की पत्नी है तो ये माइनस, पत्नी है लेडीज़ है तो माइनस से दिखाते हैं, और ये राम की पत्नी है तो राम यहाँ पे ये प्लस में, क्योंकि मेल है, पुरुष है। फिर आगे दिया हुआ है राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है तो यहाँ पे रानी हो जाएगी, रानी जो है राम की बहन है, वुमन है तो माइनस, फीमेल है तो माइनस। फिर है कि राम के पिता मधुर हैं तो राम के पिता ऊपर, राम के पिता मधुर तो मधुर राम के पिता हैं तो ये मेल हैं तो प्लस। शीतल राम की दादी हैं, शीतल राम की दादी हैं तो यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर, तो शीतल राम की दादी हैं तो शीतल राम की दादी हैं, तो ये हो गए। और फिर है कि रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है यानी कि मधुर की पत्नी हो जाएगी रीमा, ये माइनस। फिर है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई यानी कि राम का पुत्र है, ये रोहित। पूछ रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित ये जो है ये सुरेश है का क्या लगता है, यहाँ पे सुरेश है, ये उसकी बहन है, तो रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो ये जो रोहित है सुरेश की बहन, इसकी क्या हुई, माँ हुई, तो उसका भाई रोहित का क्या लगेगा, उसकी माँ का भाई यानी कि मामा लगेगा। तो सुरेश का रोहित क्या लगेगा, सुरेश का रोहित जो है भांजा लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सभी समीकरणों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस प्रकार से चिन्ह दिए हुए हैं उस प्रकार से रख के, अगर पहले ऑप्शन को मान लीजिए चेक करते हैं तो 70 माइनस 2 है तो माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग लिख देंगे। प्लस फिर है 2 प्लस 4 तो प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे घटाना लगा देंगे। 4 भाग 5 है तो भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर देंगे। फिर 5 गुणा 6 तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ प्लस करके इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह बारी बारी सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 70 माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ है भाग, इसको भाग कर लेंगे। फिर प्लस का अर्थ है घटाना, तो इसको घटाना कर लेंगे। भाग का अर्थ है गुणा, तो इसको गुणा कर लेंगे। और गुणा का अर्थ है जोड़ना, इसको प्लस कर देंगे। तो इसको हल करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो 70 में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 35। फिर है माइनस, फिर 4 गुणा 5 प्लस 6। इसके बाद गुणा करते हैं भाग करने के बाद, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 20 प्लस 6। अब इसके बाद सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 6 41, 41 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 21। इसके बराबर में 21 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 52 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 53 है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी 2022 आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर पाकिस्तान, होतान चीन, भिवाड़ भारत, नजमेना चाड। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लाहौर पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेज़बानी की है? जर्मनी, अमेरिका, यूक्रेन, इटली। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी ने। प्रश्न नंबर 55 है, किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश, सूरीनाम, नेपाल, जाम्बिया। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सूरीनाम। प्रश्न नंबर 58 है, भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? बांग्लादेश, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कजाकिस्तान। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? अरुणा देवी, मीना कुमारी, जोईता गुप्ता, दीपिका खन्ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जोईता गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ओमान, पाकिस्तान, ईरान, जापान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। अब सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, सबसे पहले खाली स्थान है, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? लिंगपुई, पाकयोंग,
बगडोगरान अंतर्राष्ट्रीय पारो। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पाकयोंग में उत्तर पूर्वी भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? रौफ, कर्मा, लावा, बैलाटा। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बैलाटा। प्रश्न नंबर 63 है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? चोल, चालुक्य, चंदेल, पल्लव। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चंदेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन है जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की? मालावत पूड़ा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिका सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संतोष यादव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, किस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है? कौन सा? विकल्प है प्रयोग प्रसार, आरोग्य प्रसार, विज्ञान प्रसार, विधान प्रसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। प्रश्न नंबर 66 है, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? ऑप्शन है आदिवासी सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, महाभारत सर्किट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महाभारत सर्किट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, खेलो इंडिया पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खेलो इंडिया पुरस्कार। प्रश्न नंबर 68 है, केरल के टीकेडी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, यह कौन सा अभ्यारण्य या पार्क है? तो ऑप्शन है असम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पखेल वन्य अभ्यारण्य, दाची-गाम राष्ट्रीय पार्क। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न 69 है, खाली स्थान है, मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की, तो कौन था वो? निकोली, रफेल फिश, इब्न बतूता, तसांग ही। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? झूलन, कुम्मी, डप्पू, मरूनी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, झूलन। आगे है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निर्देश है 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रत्येक मनुष्य अपने तरीके से जीवन जीता है, लेकिन जीवन 3 तरह का होता है। पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इन्हें उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है उसका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसके कार्यों से समाज में सुख, ऐश्वर्य एवं प्रगति की बढ़ोतरी होती है। सामान्य जीवन वह होता है जो परंपरा के आधार पर चलता है, कोई बहुत ऊंची समाजोत्थान की भावना नहीं होती। अपकारी जीवन को राजसी जीवन कहा जाता है। इस तरह के जीवन से समाज में सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि हम इस धरती पर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, हिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं सद्भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे मन से स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी तब तक हम उत्तम जीवन अर्थात परोपकारी जीवन जीने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें स्व के लिए न जीकर पर हेतु जीना चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 71 है, जीवन कितनी तरह का होता है और कैसा? ऑप्शन है 3 उत्तम मध्यम अधम, 3 उत्तम श्रेष्ठ अधम, 4 उत्तम अधम श्रेष्ठ मध्यम, 2 उत्तम मध्यम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम अधम। प्रश्न नंबर 72 है, उत्तम जीवन की क्या विशेषता है? उत्तम जीवन जीने में लोग स्वार्थी होते हैं, केवल अपने लिए जीवन जीते हैं। उत्तम जीवन परोपकारी होता है, ऐसा जीवन जीने वाला समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। उत्तम जीवन में लोग स्व के लिए जीवन जीते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तम जीवन परोपकारी होता है, ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, धरती को सभी समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें परोपकारी जीवन जीना होगा,
सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य एवं सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मनुष्य को पर हेतु जीना चाहिए। दिए गए सभी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दिए गए सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 74 है, समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। समाज प्लस उत्थान, समा प्लस जोत्थान, समाजो प्लस थान, समाज प्लस उत्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समाज प्लस उत्थान। प्रश्न नंबर 75 है, सद्भावना शब्द का विलोम शब्द क्या है? दुर्भावना, दुर्भावना, दुराभावना, दुरुभावना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दुर्भावना। निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्नों के लिए अवतरण को पढ़कर प्रश्न के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। हंसी बाहरी और आनंद भीतर का चिन्ह है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है, उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास व्यक्ति के चित्त को भी प्रफुल्ल कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसमें शोक और दुख के दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी संजीवनी बूटी का चूर्ण है। आज की तनाव भरे जीवन में यह हर किसी को चाहिए। चिंता नरक के समान है और हंसता हुआ मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख पाता है। हंसाने जैसा पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है, इसलिए हंसाने वाले बाजार की शरण में हैं। SMS जोक्स और सीरियल से लेकर फिल्मों तक लोगों को हंसाने के लिए एक बाजार हर तरह का मसाला जुटा रहा है। हंसी की तलाश में जुटे लोग इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। टीवी पर तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहाँ हर मूड की हंसी है और हर जगह हंसने की तलाश है। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है, टीवी को हंसी का खजाना क्यों कहा जाता है? टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित हैं। केवल हंसी कार्यक्रम होते हैं। टीवी सबके घरों में होता है। टीवी देखकर हम भी हंसते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 77 है, हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा है? शोक को दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 78 है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। हंसी, जिंदा दिली, दुख निवारण, हंसी का महत्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हंसी का महत्व। प्रश्न नंबर 79 है, हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है? पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 80 है, हंसी और आनंद में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं, दोनों से खुशी मिलती है। हंसी बाहरी खुशी और आनंद भीतरी खुशी है। दोनों में चित्त प्रसन्न रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हंसी बाहरी खुशी है और आनंद भीतरी खुशी है। अब आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्न के लिए निम्न बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 कंपनियों की 2001 में आय दी हुई है और उनका व्यय दिया हुआ है करोड़ रुपए में, और इस आधार पे प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, 2001 में 5 कंपनियों को मिलाकर लगभग कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो इसके लिए 5 कंपनियों का पूरा व्यय और पूरा आय निकाल लेते हैं। तो उसके बाद सभी को जोड़ के इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 5 कंपनी का, चूँकि व्यय को इससे डिनोट किया गया है तो इसके लिए व्यय सबसे पहले निकालते हैं 5 कंपनियों का। तो एम का है 45, एन का है 40, पी का है 45, क्यू का है 30 और आर का है 45। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कुल टोटल व्यय आ जाएगा 5 कंपनियों का। इन सबको जोड़ने के बाद कुल व्यय आ जाएगा 205 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ में सब दिया हुआ है। 205 करोड़ रुपए। उसी तरह आय निकालेंगे तो आय है एम की है 35, एन की है 50, पी की है 40, क्यू की है 40 और आर की है 50। तो सभी की आय निकालेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद आय आ जाएगी 215 करोड़। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इन सबको आय 215 है, व्यय 205 है, तो लाभ हो जाएगा
आय माइनस व्यय, तो 215 में से 205 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ, यानी कि 10 करोड़ लाभ हुआ गुणे 100 बट्टा व्यय। तो व्यय कितना किया है 205 का, तो 10 बट्टा 205 गुणे 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4.88%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4.88% लाभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। यदि कंपनी क्यू की आय 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक हुई और कंपनी को 2000 में 20% का लाभ हुआ था, तो 2000 में व्यय कितना हुआ था कंपनी के द्वारा। तो दिया हुआ है कि क्यू की आय 2001 में 2000 की तुलना में 10% अधिक हुई, तो 2000 में हम लोग कंपनी की आय जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 110 गुणे 40 बराबर 400 बट्टा 11 करोड़ आ जाएगी 2000 में कंपनी क्यू की आय। तो इसको निकालने के लिए 2000 में कंपनी क्यू की आय निकालने के लिए क्यू की आय है 2001 में आय है 40 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ रुपए है, तो अगर मान लें कि 2000 में 100 थी तो ये 2001 में 10% बढ़ के हो जाएगी 110। तो यहाँ से हो जाएगा 110 बराबर 40, तो 100% बराबर हो जाएगा 40 बट्टा 110 गुणे 100। तो यहीं पे फार्मूला लगा है कि 2000 में आय के लिए 40 बट्टा 110 गुणे 100 बराबर 400 बट्टा 11 करोड़ रुपए 2000 में आय हो गई कंपनी क्यू की। और मान लेते हैं कि 2000 में व्यय इसका हुआ x करोड़ रुपए, व्यय मान ले रहे हैं बराबर x। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100, ये फार्मूला होता है। और लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है कि 20% लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 20% बराबर आय हम लोग निकाले हैं 400 बट्टा 11 माइनस व्यय हम लोग माने हैं x, 400 बट्टा 11 माइनस x बट्टा व्यय माने हैं x गुणे 100। तो इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको पूरा हल करने के बाद x की वैल्यू आएगी x बराबर 2000 बट्टा 66 बराबर 30.3 करोड़ रुपए। तो इसलिए जो हमारा आंसर आ जाएगा व्यय कि 2000 में व्यय कितना हुआ 30.30 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 23। वर्ष 2001 में अधिकतम प्रतिशत लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी है। तो 2001 में अधिकतम प्रतिशत लाभ निकालने देखेंगे कौन सी कंपनी कर रही है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सभी कंपनियों का अलग अलग निकालेंगे आय माइनस व्यय करके। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुणे 100। इस तरह से सभी को अलग अलग को हम लोग रख के लगाएंगे तो हमें मिलेगा कि कितना लाभ प्रतिशत कमा रही है, और जो सबसे अधिक होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अगर इसमें जो आंसर है क्यू का है तो क्यू का हम लोग निकाल के एक बार चेक करते हैं। क्यू है 30 रुपये, उसका व्यय है 40 रुपये, आय है तो आय माइनस व्यय जब करेंगे तो इसका लाभ आएगा 10 करोड़ रुपए बट्टा व्यय है 30 गुणे 100, तो 10 बट्टा 30 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसका लाभ प्रतिशत जो कि सबसे अधिक है, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्यू का लाभ प्रतिशत है सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 84 है एम और एन कंपनियों को मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो एम और एन कंपनी का, एम और एन कंपनी का, तो एम कंपनी का हम लोग अगर व्यय निकालें तो व्यय है 45 एम का है और 40 एन का है। तो टोटल व्यय हो जाएगा 45 + 40 बराबर
85 करोड़, टोटल व्यय आ गया 85 करोड़। इसी तरह टोटल आय निकालेंगे, एम की आय है 35, एन की आय है 50, तो इसका आय हो जाएगी 35 + 50 बराबर 85 करोड़। तो आय और व्यय बराबर हैं, तो इसका न कोई हानि हो रही है न ही कोई लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85 है, कंपनी आर के व्यय में वर्ष 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में 20% वृद्धि हुई और कंपनी को वर्ष 2000 में 10% का लाभ हुआ था, तो कंपनी की वर्ष 2000 में कितनी आय करोड़ रुपए में हुई थी। तो प्रश्न कह रहा है कि आर के व्यय में वर्ष 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। अगर 2000 में उसका व्यय था 100%, तो 2001 में हो गया है 120%। तो कंपनी आर का व्यय दिया हुआ है, ये आर है, और कंपनी आर का व्यय दिया हुआ है 45 करोड़। तो 2001 में दिया हुआ है, तो 120% बराबर 45 करोड़। तो यहाँ से 100% बराबर निकल जाएगा कि जो कि 2000 में व्यय होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 45 बटा 120 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 37.5 करोड़। 37.5 करोड़ व्यय आ गया ये 2000 में। 2000 में व्यय कंपनी आर का 37.5 करोड़ रुपए। माना कंपनी की आय 2000 में है x करोड़। तो अब इस फार्मूले को रखेंगे, लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%, तो लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय। आय माने हम लोग x, व्यय है 37.5 बट्टा व्यय यानी कि 37.5 गुणे 100। इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ से समीकरण को हल करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 41.25 करोड़ रुपए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 41.25। अब आगे है निर्देश 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित चार्ट में 5 कंपनियों ए बी सी डी की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 86 है, यदि कंपनी ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीद कर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कंपनी ए का मांग एवं उत्पादन में अंतर। कंपनी ए है और उसकी मांग है 3000 और उत्पादन कर रही है 1500, तो मांग एवं उत्पादन में अंतर इसका आ गया 1500 का। तो इसको अधिशेष को अपना इसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 1500 और चाहिए। तो और देखेंगे कि किसमें 1500 अधिशेष उत्पादन हो रहा है। तो 1500 अधिशेष उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी डी में। यहाँ पे मांग है 1200 की और उत्पादन कर रहा है 2700 की, तो इसमें अधिशेष उत्पादन हो जाएगा 2700 माइनस 1200 बराबर 1500। तो इस प्रकार से इसका अधिशेष उत्पादन है 1500 और इसको ज़रूरत है कंपनी ए को 1500 की, तो ए किससे लेगा, डी कंपनी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंपनी डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, यदि कंपनी सी की मांग का x% कंपनी बी की मांग के बराबर है तो x किसके बराबर है। तो कंपनी की सी की मांग कितनी है, कंपनी सी है, इसकी मांग है 2500। कंपनी सी की मांग है 2500 और प्रश्न में कह रहा है सी की मांग का x% यानी कि 2500 का x%, 2500 गुणे x बट्टा 100, ये बराबर है कंपनी बी की मांग के। तो कंपनी बी की मांग है 600 की, तो ये बराबर हो जाएगा 2500 गुणे x बट्टा 100 बराबर 600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, यदि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए की उत्पादन का h गुना है तो h किसके बराबर है। तो कंपनी डी का उत्पादन है, कंपनी डी का उत्पादन है 2700। कंपनी डी का उत्पादन है यहाँ से 2700 जो कि बराबर है कंपनी ए की उत्पादन का h गुना है। कंपनी ए का उत्पादन कितना है, कंपनी ए का उत्पादन है 1500।
तो ये 2700 बराबर एच गुणे 1500, तो एच बराबर हो जाएगा 2700 बट्टा 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 बराबर 1.8, तो एच बराबर आ गया 1.8, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 89 है, पांचों कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में अंतर है। तो इसके लिए सभी कंपनियों को टोटल मांग का औसत निकालेंगे, उसके बाद औसत उत्पादन का औसत निकालेंगे। तो टोटल मांग का औसत होगा 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 2700 प्लस 1200 प्लस 3300। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये मांग का औसत मांग आएगी, टोटल मांग आ जाएगी ऐड करने के बाद 10,600। अब इसी तरह टोटल उत्पादन निकालेंगे। तो हो जाएगा 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200। तो उत्पादन टोटल आ जाएगा 9200। और जब इनका औसत निकालेंगे तो इसमें मांग में भी 5 से डिवाइड कर देंगे और उत्पादन में भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो पूछा है कि उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन में अंतर, औसत मांग और औसत उत्पादन में अंतर पूछा है। तो ये हो जाएगा 1/5 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10,600 माइनस 9200। औसत मांग एवं औसत उत्पादन में अंतर, तो ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 1400/5 बराबर 280। 280 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 90 है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात है। तो उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां हैं। उत्पादन से अधिक मांग, तो कंपनी ए है, इसमें मांग है 3000, उत्पादन है 1500, तो ए कंपनी हो जाएगी एक हो जाएगी। कंपनी सी, इसकी मांग है 2500, उत्पादन है 1000। और कंपनी ई है जिसकी मांग है 3300, उत्पादन कर रही है 2200, तो ये टोटल हो जाएगी 3। और जिसकी उत्पादन अधिक है मांग कम है तो बी है कंपनी, 1800 उत्पादन है, मांग है केवल 600। और कंपनी डी है जिसका उत्पादन है 2700 और मांग 1200 है। इन दोनों कंपनियों के बीच अनुपात हो जाएगा 3 संबंधे 2। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 संबंधे 2। अब आगे तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्न के लिए निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 5 दिनों के दौरान एक संगठन X में 5 भिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दी हुई है। तो प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, सभी 5 दिनों को मिलाकर पद ए एवं पद ई के लिए प्राप्त कुल आवेदनों के मध्य क्या अंतर है। तो सभी दिनों को मिलाकर ए के आवेदन हो रहे हैं 145 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 190 प्लस 174, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 846। इसके बाद ई के लिए, ये ए के लिए हो गया। अब ई के लिए निकालेंगे तो 113 प्लस 133 प्लस 105 प्लस 119 प्लस 197, इन टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 667। और दोनों में अंतर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 846 माइनस 667, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 179। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 179। प्रश्न नंबर 92 है, पद बी के लिए सोमवार एवं मंगलवार को मिलाकर प्राप्त आवेदनों की संख्या। पद बी के लिए सोमवार एवं मंगलवार को मिलाकर, तो सोमवार और मंगलवार 160 और 145, दोनों को मिलाकर प्राप्त आवेदनों की संख्या हो जाएगी 160 प्लस 145, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 305। एवं पद ई के लिए सोमवार एवं शुक्रवार को मिलाकर प्राप्त आवेदनों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो पद ई के लिए सोमवार एवं शुक्रवार को, पद ई ये रहा, और सोमवार एवं शुक्रवार, सोमवार को 113 और शुक्रवार को 197, तो 113 प्लस 197 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 310। दोनों के बीच अनुपात पूछा है तो 305 संबंधित 310, इसको कट करेंगे और
तो ये आ जाएगा 161 संबंधी 62, 61 संबंधी 62। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 61 संबंधी 62। प्रश्न नंबर 93 है, सभी दिनों को मिलाकर पद डी के लिए प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या क्या थी? तो पद डी के लिए सभी दिनों को मिलाकर कुल आवेदन हो जाएंगे 114 प्लस 125 प्लस 175 प्लस 137 प्लस 189। सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 740। इनका औसत पूछ रहा है तो 740 बट्टा 5 हो जाएगी। टोटल 5 है तो 740 बट्टा 5 बराबर आ जाएगा 148। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 148। प्रश्न नंबर 94 है, सोमवार को सभी पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की औसत संख्या क्या थी? तो सोमवार को प्राप्त सभी आवेदनों के लिए, तो सोमवार को टोटल आवेदन प्राप्त हो रहे हैं 145 प्लस 160 प्लस 163 प्लस 114 प्लस 113। सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 695। तो इनका औसत पूछ रहा है तो टोटल 5 हैं तो 695 बट्टा 5 हो जाएगा, 695 बट्टा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 139। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 139। प्रश्न नंबर 95 है, सभी दिनों को मिलाकर किस पद के लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए? तो सभी दिनों को मिलाकर सभी आवेदनों को ऐड कर लेंगे। तो ए के लिए हैं, सभी दिनों के आवेदन को ऐड करेंगे तो 145 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 190 प्लस 174 करेंगे तो 846। पद बी के लिए टोटल आवेदन है 160 प्लस 145 प्लस 124 प्लस 133 प्लस 156, टोटल हो जाएंगे 716। इसी तरह सी का निकालेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 662। डी के लिए हम लोग पहले से ही ऐड किए हुए हैं 740 और ई के लिए है 667। तो इसमें सबसे अधिक आवेदन है 846 पद ए के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए। निर्देश है 96 से 100 तक के प्रश्न के लिए निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 भिन्न दिनों के दौरान 5 भिन्न दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या दी हुई है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 96, दुकान ए द्वारा सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को बेची गई पेंसिलों की औसत संख्या क्या है? दुकान ए द्वारा सोमवार को 109, मंगलवार को 128 और बुधवार को 153। तो इन तीनों दिन टोटल बेचे गए पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 109 प्लस 128 प्लस 153। इन तीनों को ऐड करेंगे तो बराबर आ जाएगा 390। और औसत संख्या पूछ रहा है तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो 390 बट्टा 3 बराबर आ जाएगा 130। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है, दुकान ई द्वारा सोमवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या। दुकान ई द्वारा सोमवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या है 150। ई द्वारा 150 है। फिर दुकान बी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या। दुकान बी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या है 280। प्रश्न पूछ रहा है कि बेची गई पेंसिलों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए 150 बट्टा 280 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 375 बट्टा 7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 53 सही 4 बट्टा 7। तो इसका जो सही आंसर होगा 53 सही 4 बट्टा 7। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 98 है, दुकान बी द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को मिलाकर बेची गई पेंसिलों की संख्या। बी द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को 219 बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को 258। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को मिला के आ जाएगा 298 प्लस 378 676। बी द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को 219 प्लस 258, 219 प्लस 258 है, ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 219 प्लस 258, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 477।
और फिर है दुकान ई द्वारा इन्हीं दिनों को मिलाकर बेची गई पेंसिलों की संख्या। तो दुकान ई द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को, ई द्वारा बृहस्पतिवार को है 298 और शुक्रवार को है 378। दोनों को ऐड करेंगे 298 प्लस 378 बराबर आ जाएगा 676। तब दोनों में अंतर पूछ रहा है तो हो जाएगा 676 माइनस 477 बराबर 199 आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 199। प्रश्न नंबर 99 है दुकान डी द्वारा सोमवार एवं शुक्रवार को मिलाकर बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या दुकान सी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दुकान डी द्वारा सोमवार एवं शुक्रवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या, डी द्वारा सोमवार को है 140 और शुक्रवार को है 220। तो दोनों को मिला के हो जाएगा 140 प्लस 220, 140 प्लस 220 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 360। डी द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या है 360 और सी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या है, सी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या है 160। तो ये है 160। तो कितना अधिक बेची जा रही है तो हो जाएगा 360 माइनस 160 बराबर आ जाएगा 200। तो कितना प्रतिशत अधिक है तो ये है 200 बट्टा 160 गुणे 100। ये बराबर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 125%। प्रश्न नंबर 100 है दुकान सी एवं डी को मिलाकर इनके द्वारा मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो दुकान सी द्वारा मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बेची गई पेंसिलों, दुकान सी एवं डी के द्वारा मंगलवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या निकालेंगे। दुकान सी एवं डी द्वारा मंगलवार को सी द्वारा है 201 और डी द्वारा है 159। तो सी और डी द्वारा मंगलवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 201 प्लस 159। ये हो जाएगा सी एवं डी द्वारा मंगलवार को 201 प्लस 159 बराबर 360। फिर सी एवं डी द्वारा बृहस्पतिवार को, सी एवं डी द्वारा, सी द्वारा बृहस्पतिवार को है 251 और डी द्वारा है बृहस्पतिवार को 214। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 251 प्लस 214। तो ये हो जाएगा 251 प्लस 214 बराबर ये आ जाएगा 465। तो दोनों के बीच अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 360 संबंधे 465। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 संबंधे 31। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है।